मेरी पहली कविता का शीर्षक है भयावह समय। मदन कश्यप जी की कविता है। शुरुआत कर रही हूँ। परिवर्तन नहीं है गिरगिट का रंग बदलना, ऐसे तो नहीं बदलती है कोई चीज़। बदलाव के पीछे का तर्क इतना पीछे छूट जाए कि उसका होना समझ में ना आए। किसे पता था शताब्दी के इस अंतिम दशक में झूठ इतना फलेगा फूलेगा कि अपने ही भेजे में नहीं धसेगा अपनी भूख का सच। यह भयावह समय है दोस्तों, जब मुझे ही नहीं पता है अगले पल क्या सोचेगा मेरा दिमाग और किस ओर मुड़ जाएंगे मेरे पाँव। यह भयावह समय है और इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने भीतर के लालच से लड़ना। दूसरी कविता है यही लोकतंत्र है, मदन कश्यप जी की है। ये भी बिकता सब कुछ है, बस खरीदने का सलीका आना चाहिए। इस उद्दंड विश्वास के साथ लोकतंत्र चिल्लाता है अभद्र सौदागर। सबसे पहले और सस्ते जनता बिकेगी और जो ना बिके तो चुने हुए बेशर्म प्रतिनिधि बिकेंगे। यदि वे भी ना बिके तो नेता सहित पूरी पार्टी बिक जाएगी। सौदा किसी भी स्तर पर हो सकता है। नैतिकता का क्या है, उसे तो पहले ही तड़ीपार किया जा चुका है। फिर भी ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा वह भी खरीद लाएगा बाजार से। और शर्मीली ईमानदारी यह जितनी महंगी है उतनी ही सस्ती। 5 साल में 300% बाप की ईमानदारी बढ़ गई। बेटे की तो पूछो ही मत। सबसे सस्ता बिकता है धर्म, लेकिन उससे भी मिलती है इतनी प्रचुर राशि कि कुछ भी खरीदा जा सकता है, यानी लोकतंत्र भी। तीसरी कविता है निर्मला पुतुल जी की। जरा सोचो कि तुम मेरी जगह होते और मैं तुम्हारी, तो कैसा लगता तुम्हें। कैसा लगता अगर उस सुदूर पहाड़ की तलहटी में होता तुम्हारा गांव और रह रहे होते तुम घास फूस की झोपड़ियों में, गाय बैल बकरियों और मुर्गियों के साथ, और बुझने को आतुर डिबरी की रोशनी में देखना पड़ता भूख से बिलबिलाते बच्चों का चेहरा, तो कैसा लगता तुम्हें। कैसा लगता अगर तुम्हारी बेटियों को लाना पड़ता कोस भर दूर से ढोकर झरनों से पानी, और घर का चूल्हा जलाने के लिए तोड़ रहे होते पत्थर या बिछा रहे होते सड़क पर कोलतार, या फिर अपनी खटारा साइकिल पर लकड़ियों का गट्ठर लादे भाग रहे होते बाजार की ओर सुबह सुबह नून तेल के जुगाड़ में। कैसा लगता अगर तुम्हारे बच्चे गाय बैल बकरियों के पीछे भागते और तुम देखते कंधे पर बैग लटकाए किसी स्कूल जाते बच्चे को। ज़रा सोचो ना, कैसा लगता अगर तुम्हारी जगह मैं कुर्सी पर बैठी होती, चाय सुड़का रही होती 4 लोगों के बीच, और तुम सामने हाथ बांधे खड़े अपनी बीमार भाषा में रिडिया हो रहे होते किसी काम के लिए। बताओ ना, कैसा लगता जब पीठ थपथपाते हाथ अचानक मापने लगते मांसलता की मात्रा, फोटो खींचते कैमरे के फोकस होठों की पपड़ियों से बेखबर केंद्रित होते छाती के उभारों पर। सोचो कि कुछ देर के लिए ही सोचो, पर सोचो कि अगर किसी पंक्ति में तुम सबसे पीछे होते और मैं सबसे आगे, और तो और कैसा लगता अगर तुम मेरी जगह होते और चिपटी होती तुम्हारी नाक, पाँव में बिंबाया होती। कैसा लगता अगर तुम मेरी जगह काले होते। और इन सब के लिए कोई फप्ती कस लगातार जोरदार ठहाका। बताओ ना, कैसा लगता तुम्हें, कैसा लगता तुम्हें। एक आखिरी कविता सविता सिंह की, मैं किसकी औरत हूँ। मैं किसकी औरत हूँ, कौन है मेरा परमेश्वर, किसके पांव दबाती हूँ, किसका दिया खाती हूँ, किसकी मार सहती हूँ। ऐसे ही थे सवाल उसके। बैठी थी जो मेरे सामने वाली सीट पर रेलगाड़ी में मेरे साथ सफ़र करती। उम्र होगी कोई 70-75 साल। आंखें धंस गई थी उसकी
मांस शरीर से झूल रहा था, चेहरे पर थे दुख के पठार, थी अनेक फटकारों की खाइयाँ। सोचकर बहुत मैंने कहा उसे, मैं किसी की औरत नहीं हूँ, मैं अपना खाती हूँ, जब जी चाहता है तब खाती हूँ, मैं किसी की मार नहीं सहती, मेरा कोई परमेश्वर नहीं। उसकी आंखों में भर आई एक असहज खामोशी, आह कैसे कटेगा इस औरत का जीवन। संशय में पड़ गई वह सब कुछ देखते हुए। मैंने उसकी आंखों को अकेलेपन के गव से भरना चाहा, फिर हंसकर कहा, मेरा जीवन तुम्हारा ही जीवन है। हम जानते हैं अब कि कोई किसी का नहीं होता, सब अपने होते हैं, अपने आप में लथपथ, अपने होने के हक से लथपथ। यात्रा लेकिन यही समाप्त नहीं हुई है, अभी पार करनी है कई और खाइयाँ फटकारों की। दुख के एक और दो समुद्र, पठार यातनाओं के अभी और दो चार। जब आखिर आएगी वह औरत जिसे देख तुम और भी विस्मित हो जाओगी, रोओगी उसके जीवन के लिए फिर हो सशंकित, कैसे कटेगा इस औरत का जीवन, फिर से कहोगी तुम। लेकिन वह हंसेगी मेरी ही तरह, फिर कहेगी, उन्मुक्त हूँ देखो, यह आसमान, समुद्र और उसकी लहरें, हवा यह और इसमें बसी प्रकृति की गंध सब मेरी है, और मैं हूँ अपने पूर्वजों के शाप और अभिलाषाओं से दूर, पूर्णता अपनी। बहुत बहुत धन्यवाद।